सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस ऑफ 7th of August. So let us begin our analysis without any delay. इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग शुरुआत में ही हमको विनेश फोगाट से संबंधित एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है कि उन्होंने जापान की यूस सुसाकी को हरा के, जो कि वर्ल्ड लेवल की चैम्पियन हैं, भारत का नाम रोशन करा है और आने वाले समय में गोल्ड भी भारत के पास बढ़ेंगे ही साथ में। ठीक है, विनेश फोगाट जी का नाम आ रहा है तो पिछले साल बहुत लंबे समय तक चले जंतर मंतर का प्रोटेस्ट का भी जिक्र हो रहा है, जो कि कायरनी अपने आप में होती जा रही है। और यू नॉट गोइंग टू द पॉलिटिक्स, मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड आर्टिकल्स पे देखते हैं आज क्या आया हुआ है। फाइटिंग चांस बांग्लादेश को लेके है। अभी देखिए, अभी जो बांग्लादेश वाले ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, अगर आपको अपने नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। मतलब ऑब्वियसली बात है, नॉलेज के लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें, पर मतलब एक आइडिया लेने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट स्ट्रेट अवे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है अभी समझना आपके लिए। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस क्या हैं वो मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है आपके लिए। क्या है इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशनशिप। बाकी इंडिया बांग्लादेश आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, कि कौन से हमने बड़े प्रोजेक्ट साथ में करे हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों से कनेक्टिविटी करके, और कैसे बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों से कनेक्ट करने के हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करे हैं, जिसके माध्यम से हम जोड़ सकते हैं एक तो इंटरनेशनली अपनी लॉजिस्टिक्स को, साथ ही इंटर स्टेट ट्रेड भी बढ़ा सकते हैं। चाहे वो हमने इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल करने को लेके बांग्लादेश से साथ करा था, दोस्ती करी थी, या फिर हमने मैत्री सेतु 133 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा के ग्लोबल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के इनिशिएटिव कर रहे हैं। भारत सरकार ने एम्बुलेंस से लेकर एजुकेशन कई क्षेत्रों में बांग्लादेश में इन्वेस्ट करा है, और बांग्लादेश में ये घटना होना अब धीरे धीरे पहलुओं को और खोलेगा। अभी इंटरन गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, वगैरह वगैरह। मगर जब तक ये घटना चल रही है अभी फ़िलहाल, तो ये सब कमेंट्रीज़ आ रही हैं, तो सीधे सीधे तौर पे आपके लिए इतना काम का नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पे। अ वाइडनिंग वॉर इन द मिडल ईस्ट, करंट राउंड ऑफ ब्लड लेटिंग विदाउट पॉज एक्सपोजिंग द फ्रेलिटीज ऑफ एवरी प्लेयर। The back-to-back assassinations of three top leaders of Iran's proxy forces in the Middle East, two of Hamas and one of Hezbollah, are pushing Middle East into a wider war. देखिए, मिडल ईस्ट फिर से, जो कि पुराने समय पे अस्थिरता का स्रोत, अस्थिरता से घिरा रहा था, इंस्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, वो फिर से उसी दौर में लौटता हुआ दिख रहा है। As Iran promises to retaliate against Israel, the US is moving an additional military forces into this region. Oil prices are being to rise amid expectations of an imminent military conflict. More than 9 months after a Hamas terror attack on Israel and Tel Aviv's continuing campaign of retribution has killed thousands in Gaza, there is no sign of pause. और जैसे हम देख रहे हैं कि वर्तमान में इसराइल और पैलेस्टाइन हमास के बीच में जो वॉर चल रहा था, इसको लेके और इस क्षेत्र में शांति थी ही थी, मगर इस पूरी इक्वेशन में हेजबोला का आना, फिर एक अचानक से ईरान दुर्घटना में अपना राष्ट्रपति खो देना, मिडल ईस्ट में फिर से इंस्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा यूएस उठाने वाला है। द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर टेल्स अस दैट लार्ज स्केल वायलेंस produces systematic changes and rearranges equations within a society and among states. But the latest round of war has not produced any structural changes in the Middle East. Israel's campaign to eliminate Hamas in Gaza has been violent. Its assassinations in hostile countries have been spectacular.
but few but few in Israel, let alone the world, are suggesting that Tel Aviv is anywhere near achievement. अब मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से टेल अवीव मतलब इसराइल अपना काम कर रहा है, वॉर तो ख़त्म दिख नहीं रहा है, मगर इस वॉर की वजह से बहुत सारे देशों में, नज़दीकी क्षेत्रों में लोग परेशान हो गए हैं और जान माल का नुकसान भी हो रहा है. लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन मिडल ईस्ट, व्हाट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर. अगला आर्टिकल है बुलीड इन पेरिस, टारगेटिंग ऑफ इमान खलीफ, लिंक थिंग इन ओलंपिक्स 2024 शो स्पोर्ट्स स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम इक्वालिटी. ये आर्टिकल मत पढ़िएगा, बेकार है. मतलब ये आर्टिकल बता रहा है कैसे थोड़ा सा ना स्पोर्ट्समैनशिप की जगह लोग अपने रीजनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या ग्लोबल रीजनल पॉलिटिक्स को भी ज़्यादा कंसीडर करते हैं. खास नहीं आर्टिकल, सारे आर्टिकल ज़रूरी होते भी नहीं है. अगर आप सारे पढ़ने लेंगे तो आपका समय कितना चला जाएगा. रियल पॉलिटिक कैन बी ग्रीन. Green energy, reflecting on India's green energy transition, three thoughts come to force. One, it is not uniform national transition. There are several varying state-led transitions. Two, there is tension between the drivers of this transition and our trade policy. Three, there is an imbalance between the real politic of governance and the ethical imperative of sustainable development. What should be the actions that flow from these thoughts is beyond the scope of this article. मतलब देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में देख रहे हैं कैसे प्रयास करा जा रहा है इनोवेशन रिसर्च को लेके, बट के साथ ही साथ हमको गवर्नेंस के फॉर्म में या गवर्नमेंट जो हेल्प करनी चाहिए इस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को बूस्ट करने के लिए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा. द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज प्रिडोमिनेटली अबाउट ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन. द पेस स्कोप एंड साइज ऑफ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अ क्लीन नॉन कार्बन सिस्टम. कार्बन कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना ही तो है टारगेट आपका ग्रीन एनर्जी का. As such, given that electricity generation, transmission and distribution is a concurrent subject, the design and effectiveness of the green energy transition is the joint responsibility of central states. और ये राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वो ग्रीन एनर्जी पे काम करें. और जो आपकी MNRE है, मंत्रालय है ग्रीन एनर्जी का, इन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ है. 50% ऑफ इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम रिन्यूएबल कर देंगे. 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम रिन्यूएबल बेस कर देंगे, जो कि अभी नॉन रिन्यूएबल या फॉसिल फ्यूल पे चल रही है ना. कब तक कर देंगे भाई? 2030 तक कर देंगे, ठीक है ना. द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड. लगभग 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी को इनको स्थापित करने का टारगेट रखा है इन लोगों ने. आगे देखेंगे. More significant perhaps that the silos that segregate the functioning of different government ministries have been perforated. MNRE and the Ministry of Power along with the regulatory agencies are working in harmony. मतलब ये सारी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं ताकि एनर्जी पे बेहतर से बेहतर आउटपुट निकाल सकें हम. On balance, through the central government deserves credit for going beyond atmospherics and for spelling out the specifics of the milestones to be crossed and how. A less clear picture emerges when the energy transition is seen through the lens of state governments. अगर देखें कि राज्य सरकारों का क्या मैटर चल रहा है इसमें, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. For states like Haryana have comparably supportive policies, but progress has slowed because of their failure to put in place the machinery for implementation. And then there are states like Rajasthan which are financially stretched and have struggled to uh, provide the incentives to propel the shift away from fossil fuels. अच्छा, ग्रीन एनर्जी कब से बड़ी समस्या क्या आ रही? समस्या ये आ रही ग्रीन एनर्जी का बात तो कह दी सबने, ग्रीन एनर्जी को बोल बोल के कि बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा ईवी कार्स के बारे में. आपको सोचिए कि जब ईवी वर्ल्ड में चल रहा था, ईवी कार्स को लेकर क्रेज़ बनाने के प्रयास कर रही थी गवर्नमेंट और कंपनीज, मगर लोगों ने अभी भी ईवी कार्स की तरफ स्विच नहीं करा है. और जिन लोगों ने खरीद भी ली थी, वो लोग अब उन्हें सेल करने का सोच रहे हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ ईवी का एग्जांपल दूंगा. लैक ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशंस, है ना.
चार्जिंग स्टेशंस आज भी चैलेंज हैं कि चार्जिंग स्टेशंस समय समय पे प्रति 50 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे मिल जाएं। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट्स ने भी ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स इंस्टॉल करे जाएं। कितने पेट्रोल स्टेशंस पे आपने देख लिया है ईवी चार्जिंग लग गई है? रेयरली एनी। स्टेट्स ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसलिए समस्या बता रहे हैं कि उन पे फाइनेंशियल क्रंचेस और मशीनरी जो ज़रूरत है टू टू बूस्ट द ग्रीन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेके कोई भी प्रॉपर प्लानिंग अभी तक किसी भी लेवल पे नहीं हो पाई है, सिर्फ कागजों में हो गई है। ग्रीन इनिशिएटिव 2030 तक करना है वगैरह वगैरह। The fact is that there is no uniformity in the pattern of clean energy transition across states. कोई uniformity नहीं है. They are proceeding at varying speeds. Eventually, though, given that this transition does not respect political and institutional boundaries, all entities, central government and state government, public sector companies, private sector generators and consumers should be aligned. देखिए पॉलिसी धरातल पे बनानी चाहिए. Trade policy must serve national interest, that is beyond debate, but what is not is the weightage to be given to the contributory facets of national interest. अब IEA reported that in 2023 China accounted for 63% of the incremental global additional in renewables. अगर हम यहाँ बात करें कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है IEA, IEA ने बताया है कि चाइना की अगर हम बात करें 2023 में तो लगभग 63% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और ये लेटेस्ट डेटा है. अकाउंटेड फॉर 63% ऑफ द इंक्रीमेंटल ग्लोबल एडिशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि 473 गीगावाट्स पे है. It has an abundance of components of solar wind value chain from polysilica, wafers, cell and modules, and that it can produce world class quality solar panels, wind turbines and batteries at the cheapest price. और चाइना ने इसको करने के लिए ना शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा अपना सिस्टम बिल्टअप करा. कैसे? चाइना ने पॉलिसी बनाई, क्या करना है भाई, ग्रीन एनर्जी पे काम करना है, ग्रीन एनर्जी पे काम करना है. ठीक है, कैसे करोगे? तुरंत लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा दिए. पहले मैन्युफैक्चर तो कर लो, बातें बड़ी बड़ी करने से अच्छा है कि उस पर धरातल पे काम करना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश कर दिए. चाइना में सिर्फ अबंडेंस है, सोलर पैनल्स संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बैटरीज़ हैं, जो चीज़ें ज़रूरत होती है इस पूरे काम में, चाइना ने पहले से उसको बनाने पे काम करना शुरू कर दिया. मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया. फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनीज़ को मोटिवेट करा कि आपको हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, सेकंड स्टेज पे आप ही लोग आ रहे हो, ब्रांड्स बनाइए, प्रोडक्ट्स बनाइए, मार्केट में सेल करिए, उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाया. और इस पूरी ग्रीन टेक्नोलॉजी को मोटिवेटेड रखने के लिए पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अनुरूप कर दिया कि किसी भी प्रकार से इस चेन को, जो ये पूरी चक्र चलता हुआ आ रहा है, इससे कोई दिक्कत ना आए. ऐसे काम करा है ग्रीन टेक्नोलॉजी पे चाइना ने. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 63% तक का इन्होंने ग्लोबल एडिशन करा रिन्यूएबल एनर्जी बेस पे. मतलब कि पूरी मशीनरी पे हमें काम करना पड़ेगा. अभी जो हमने आर्टिकल अभी तक पढ़ा, पिछले वाले पैराग्राफ में, उसमें क्या बोला गया? उसमें ये तो बोला कि स्टेट्स में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. यही तो है यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? पॉलिसी जहाँ से बनना शुरू हुई है, चलो आज कागज़ पर साइन कर दिया कि हम लोग ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे,
वहीं से लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कब कब किस स्टेज पे कैसे काम होगा, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कंज्यूमर को कुछ समस्या आएगी तो मशीनरी क्या उसके लिए बनी हुई है नहीं बनी हुई है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा। ये यूनिफॉर्मिटी की समस्या सारे राज्यों में आ रही है, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो मशीनरी एब्सेंट है जो इस ग्रीन एरा टेक्नोलॉजी को सस्टेन करने में हेल्प कर सकती है। समझे आप लोग? The fact is, where Indian manufacturers allowed unconstrained access to cheap Chinese products, the competitiveness gap between clean energy and incumbent fossil fuel would narrow even further. बाकी सब कहानी है, सब देख लीजिएगा। द वर्ल्ड फेसेस एन एथिकल कॉन्डम, ग्लोबल वार्मिंग। हर कोई देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है कि कार्बन एमिशन से कितना नुकसान होने वाला है मानवता को। एवरीडे वी आर रिमाइंडेड ऑफ दिस रियलिटी, और हर दिन हमें कोई ना कोई रील या कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाती है, या कोई ना कोई इंसिडेंट अखबारों में आ ही जाते हैं, गर्मी का, बरसात का, सर्दी का, कि कार्बन कैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फलाना फलाना। Today, as I write, the country is reeling from tragedy of Wayanad landslide caused by inter alia or by heavy rains, the humans and economic cost of the climate change. The humans and the economic cost of the climate change are palpable, and yet the government governance structures for dealing with the crisis are stuck in the mire of rigid, बेगाधाय neighbor self-serving nationalisms. अब हेनरी किसिंगर साहब को उन्होंने कोट करते हुए कहा है, national interests are seldom reconcilable in winning outcomes. National interests are seldom reconcilable in winning outcomes. True if every problem is seen through the Westphalian lens of sovereign nation states. The national interest जो होता है are seldom reconcilable in the winning outcomes. विन विन आउटकम्स। ओवरऑल आर्टिकल ने हमको फिर से हाईलाइट करा है कैसे हमें ज़रूरत है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाने के लिए समय रहते, है ना। बाकी इस समय पार्लियामेंट में जीएसटी और जो 18% लगाया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसको लेके विरोध हो रहा है, उसका ये आर्टिकल है ये वाला। जीएसटी रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स एंड सेस फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ये बताने का प्रयास करेंगे जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द जीएसटी ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इज फिक्स एट 18%. Since GST encapsulates service tax which applies to the insurance industry, its introduction resulted in an increase in the premium amounts. Prior to the GST, life insurance premium were about 30 to 15% service taxes, comprising the basic service tax, Swachh Bharat cess and Krishi Kalyan cess. The increase from 15% to 18% impacted the end consumer as policy holders. तो इसी का विरोध हो रहा है, जनता में तो हो ही रहा था, अब पार्लियामेंट तक पहुंच गया है कि जो 18% आपने प्रीमियम पे जीएसटी लगा दिया है, इससे भैया जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। इट इज़ अनबेरेबल फॉर द कॉमन मासेस। जिसको लेके आर्टिकल दे रखा है ये वाला। बाकी अच्छे देखते हैं, जो भी करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अखबार का दिन पूरा करिएगा, जो आर्टिकल्स सही लगें उनको बिल्कुल आप पढ़िएगा। बाकी जितना हमारे हिसाब से था एक क्विक ओवरव्यू आपको दे दिया है। सारे आर्टिकल ज़रूरी होते भी नहीं है और सारे आर्टिकल्स में समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अखबार में ही पूरे दिन लगा देंगे फिर बाकी पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।